convinced by you. In fact, he said that I think you were. I don't know the exact words, but I think he said that you did not know much about foreign policy matters. You needed to learn a little more. Well, let me put it to you more accurately. This wasn't at a parliamentary committee. But in parliamentary committees, we have interacted, but usually what happens in parliamentary committee, I try to keep to myself, so I will not get into it with you either. This, I think, was something he said at some kind of public meeting somewhere. It was that you don't know much about. I think he, look, I cannot vouch for the exact words either, but I think it was probably in the context of China, if China. I remember right. Yeah, he's not convinced about China. Yeah, that but I mean, he thinks look, that you are opaque about it. I don't know whether it's opaque or whether, there was a sort of a level of knowledge, understanding. I mean, all I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. Let me put it to you this way. I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good self-opinion of my understanding of what is out there. Okay. But, if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. Superior knowledge, wisdom on China. If he has, I'm always willing to listen. Okay. And learn from Mr. Rahul Gandhi on China. If you think that that's a possibility, I have never closed my mind to anything, however improbable it is. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब डॉक्टर जयशंकर ने एक और धमाका कर दिया। क्या कर दिया? ANI पे उनका इंटरव्यू आया। अब ANI पे इंटरव्यू तो आजकल स्मिता प्रकाश जी बहुत सारों का लेती रहती हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू कुछ ख़ास था। कुछ ख़ास इसलिए था कि उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ के और उसको झुला दिया। अब देखिए कैसे कैसे लोगों का उन्होंने कार्यक्रम कर दिया। उन्होंने चीन का कार्यक्रम कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का कार्यक्रम कर दिया, उन्होंने सोरोस का कार्यक्रम कर दिया, उन्होंने BBC का कार्यक्रम कर दिया। लगभग पूरे के पूरे जो पश्चिम का कार्यक्रम हो सकता है वो कर दिया। साथ में राहुल गांधी का भी कार्यक्रम हो गया। तो अब ये देखें आप कि इस समय जो बात हो रही है वो जो हम जयशंकर जी ने क्या कहा ये तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं जरा उनकी आप सुनिए कि साहब कोई TMC वाला प्रतिक्रिया दे रहा है। कौन? वो जौहर सरकार। जौहर सरकार कौन है? वो देसी अंग्रेज। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं वो आजकल जयशंकर जी का मजाक उड़ाते हैं उनको वेटर कह के, लेकिन जो असली वेटर है सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो असली वेटर वो जौहर सरकार है, क्योंकि वो पूरी तरह से बटलर की तरह अंग्रेज़ों की चमचागिरी में, वेस्टर्न ट्रोप्स की, वेस्टर्न नैरेटिव्स की चमचागिरी में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी समय प्रसार भारती का CEO हुआ करता था। ये एक शर्मनाक अध्याय है भारत के IAS कैडर के लिए। कौन? ये जौहर सरकार। खैर उसकी तो हम छोड़ दें। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता नहीं क्या समस्या है। उनको किसी भी तमिलियन से समस्या हो जाती है। अगर कोई तमिलियन जो है वो अधिक लोकप्रिय हो जाए, आगे बढ़ जाए, उनसे अधिक बुद्धिमान दिखने लगे तो उनको समस्या हो जाती है। तो उनकी भी बात समझ में आती है। और वैसे भी उनको जो चाहिए था वो कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो बातें इस प्रकार की करते हैं कई बार कि उनको लगता है कि पता नहीं क्या ये भारत में या इस धरती पर कोई इकोनॉमी चलाना चाहते हैं या कि मार्स या जुपिटर पर किसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो तरह तरह की आलोचना है। कांग्रेस की तो आलोचना आप जानते हैं। अच्छा, हमने बहुत अच्छे अच्छे पद दिए। अरे भाई, इंडियन फॉरेन सर्विस में यदि कोई भी व्यक्ति एक सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाता है तो वो क्या पद लेगा? उसको या तो आप राजदूत बनाएंगे या फिर उसको अपनी सीनियरिटी से ही आपको उसे सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा।
सेक्रेटरी बनकर वो फॉरेन ऑफिस में रहेगा, साउथ ब्लॉक में रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो साउथ ब्लॉक में है। तो इन तीनों का ये जो क्रिटिसिज्म है, जो इनकी आलोचना है, जो इनकी तनकीद है, ये तो बिल्कुल वो दिखती है कि जैसे साहब अंगूर खट्टे हैं या फिर हमारी बहुत बुरी तरह से सुलग गई है। लेकिन सुलगी किन बातों पर? वो बातें अवश्य जाननी आवश्यक हैं जिन बातों पर सुलगी है। तो सबसे अधिक जो सुलगी है वो चीन के सवाल पर सुलगी है, कांग्रेस की सुलगी है। क्यों सुलगी है? क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। अब इस ओवरग्रोन टीनेजर को, यानी कि इस प्रौढ़ वय के बालक को कोई क्या समझाए? इस प्रौढ़ वय के बालक को समझाने का कार्य जयशंकर जी ने किया और उन्होंने कहा भाई चीन का नाम हम तो लेते हैं ना, मैं ले रहा हूँ चीन का नाम, मैं चीन को तो लगातार कह रहा हूँ कि चीन ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट्स थे, जो हमारे साथ थे जो ट्रीटीज़ थी, उनका उल्लंघन किया और उस उल्लंघन के कारण ही इस समय LAC पर फौज का जमावड़ा है। हमने फौज भेजी 1962 में नहीं भेजी थी, यदि उस समय भेजी होती तो आज की ये स्थिति ना बनती। अब बात आपने बिल्कुल जो कहते हैं ना वो सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। नेहरू जी का नाम ले दो, 1962 का नाम ले दो, तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ऐसी बिलबिलाती है जैसे कि कोई इंजेक्शन लगा दिया हो, बिल्कुल दूर से। जैसे भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो भैंस वाला जो इंजेक्शन है वो मोटा वाला, वो आप किसी व्यक्ति को लगा दो, आदमी को लगा दो, तो वो जिस तरह से उछलेगा उस तरह से कांग्रेस पार्टी उछलना शुरू हो जाती है। क्या कहा गलत? जयशंकर जी ने गलत क्या कहा? क्या समझौतों का उल्लंघन नहीं किया चीन ने? क्या समझौतों का उल्लंघन भारत की ओर से हुआ या चीन की ओर से हुआ? समझौते में ये था कि भाई आप जो है वो बॉर्डर के पास अपनी सेनाएं नहीं लाएंगे, वो लाए। जब वो लाए तो भारत ने भी अपनी सेनाएं भेजी। आज 70-75 हज़ार सेना जो है वो चीन से फेस टू फेस पड़ी हुई है बॉर्डर पे और पूरी तरह से सामना कर रही है, और सामना करने के साथ साथ बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा रहा है। यही जयशंकर जी ने कहा कि हम बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जो उस समय इन्होंने नहीं किया। एक जो बहुत ख़ास बात कही वो ध्यान से सुने। वो कह रहे थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव न करने के पीछे सोच ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर यदि इम्प्रूव हो जाएगा तो चीन को अंदर आने में आसानी हो जाएगी। इसका मतलब जो उन्होंने बोला, वो शब्दशः बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप चीन का सामना करना ही नहीं चाहते थे। आप बस ये सोचते थे कि सड़कें खराब रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब रखो तो चीन नहीं आ जाएगा अंदर, और यदि तो चीन नहीं आ पाएगा। कभी चीन को रोकने की भी सोची? आज तो चीन रुका हुआ है। चीन ने हमला किया ना, डोकलाम में किया, डोकलाम से करने के पहले सिक्किम में किया था। तो चीन ने जो किया उसको जाकर वहाँ पर रोका। वहाँ पर रोकने के अतिरिक्त बाकी सारे पॉइंट से उनको पीछे भी कर दिया। एक डेप्सांग का, डेमचोक का चल रहा है, वो पुराना है कार्यक्रम, आपके समय से चल रहा है। सलामी स्लाइसिंग लगातार चीन करता रहा और आप चुपचाप देखते रहे। मुझे अभी तो याद है जब डेमचोक में ये किस्सा हुआ था तो सलमान खुर्शीद साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और उन्होंने ये कहा था कि ओ इट इज़ लाइक एन एक्नी, एक्ने हो जाता है ना चेहरे पे कई बार, तो वो एक उस तरह का कोई छोटा सा दाग है, वो इससे कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। थोड़ा आपके ऑक्सफोर्ड के एजुकेटेड है ना, तो इस तरह की बात करते हैं लोग। एलीट कैप्चर है पूरा का पूरा कांग्रेस में, जानते हैं आप।
जो दूसरी बात जो है वो जिससे बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर से हमारा जो लिबरल क्लास है, और कल मैं देख भी रहा था कि कई सारे लिबरल जो हैं वो आकर किस प्रकार से ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। अरे भैया, पाकिस्तान मदद मांग रहा है आपसे क्या? वो तो आपके मुंह पे थूकने को तैयार है सदैव। तो फिर हम कूद के चले जाएं वहाँ मदद करने? जो पाकिस्तान ने अपनी हालत बनाई है उसमें भारत का कोई योगदान है क्या? भारत का इतना योगदान है कि भारत उनके प्रति उदासीन हो गया है, और केवल भारत के उदासीन होने से ही उन्होंने अपना ये हाल कर लिया। अब कोई अगर आपका दुश्मन आत्महत्या करने पर उतारू हो तो आप उसको जाकर रोकोगे क्या? चाणक्य नीति सदैव से इंटरनेशनल रिलेशंस में चलती रही है, चलती रहेगी। युद्ध में साम दाम दंड भेद चारों का उपयोग होता है, विशेषकर तब जब आपका जो पड़ोसी है वो खुलेआम आपको एनिमी नेशन कहे, आपको शत्रु कहे, आपको अपना दुश्मन कहे। क्यों कहे? कोई आपके बीच हॉस्टिलिटीज़ तो है नहीं, कोई वॉर का डिक्लेरेशन तो है नहीं, तो फिर क्यों कहता है वो दुश्मन? वो इसलिए कहता है क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, और इस्लाम में, उनकी किताब में, उनकी बड़ी किताब में, उनकी होली बुक में, कुरान पाक में ये लिखा हुआ है 5.82 कि यहूद और हनूद आपके दुश्मन हैं, यानी यहूदी और हिंदू आपके दुश्मन हैं, इसलिए वो आपको दुश्मन मानता है। तो ऐसे दुश्मन के साथ में आप क्या करने जाओगे? अपनी ऐसी तैसी कराओगे क्या? इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत सही कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका हिसाब किताब पाकिस्तान को ही करना है। भारत का इसमें न तो कोई रोल है और न हम इसको करने के लिए किसी भी प्रकार से उद्यत हैं, या किसी भी प्रकार से हमें किसी आतुरता है उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की। उनको अपना काम संभालने दीजिए। और तीसरी बात जिसको लेके तो न केवल भारत का पंचमक्कार तंत्र अपितु पूरे विश्व का पंचमक्कार तंत्र जो है वो उद्वेलित है, और वो बात उन्होंने कही कि ये जो सोरोस है या जो बीबीसी है या और जो कोई भी बाहर से जितना भी कार्यक्रम हो रहा है वो सबका सब जो है वो पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स है। पहले एक फ्रेज़ हुआ करता था, बल्कि आज भी है, वॉर बाय अदर मीन्स। तो ये जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं वो है पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, क्योंकि यहाँ आकर वो चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते। इशारा उनका सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ भी था इसमें, क्योंकि राहुल गांधी ही इनको सबको प्रमोट करते रहते हैं। तो ये चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते, तो ये बाहर बैठ के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी सोरोस की पॉलिटिक्स हो रही है, सोरोस वही व्यक्ति है। लोगों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब के सोरोस को आपने ओल्ड क्यों कह दिया, कि साहब ओल्ड और रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस। तो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि भाई मैंने गलत क्या कहा? ये वही व्यक्ति है जो 2020 में जिसने कहा था कि $1 बिलियन का फंड बना रहा हूं मैं भारत में उपयोग लाने के लिए, यानी कि भारत में रजीम चेंज के लिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये जो प्रजातंत्र की बात है, वो प्रजातंत्र का जो इनका अर्थ होता है वो ये होता है कि प्रजातंत्र वो है जिसको हम सर्टिफिकेट दें जो हमारे जो हित हैं उनको साधता हो, जो हमारे लिए अपने देश का शोषण करके और हमें रिच बनाता हो, धनी बनाता हो, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनकी पूर्ति करता हो, वह तो प्रजातंत्र है। बाकी जो है वो फिर फैसिज्म भी हो सकता है, नाजिज्म भी हो सकता है, ऑटोक्रेसी भी हो सकता है, या जिसको कहते हैं कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये भी एक टर्म निकाला गया, इन्हीं लोगों द्वारा निकाला गया। ये जो सारा का सारा हमारा एनजीओ गैंग है, आजकल एनजीओ गैंग से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बहुत प्रभावित रहता है। ये जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का जो टर्म निकाला गया है, वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वैसे तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो बात चल रही है
इंटरसेक्शनैलिटी की, वो इंटरसेक्शनैलिटी के माध्यम से भी इसको जो है पलटा जा सकता है। हो सकता है हमारे जो कई सारे जो आजकल वोक लोग बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इसको भी उपयोग में ले आए। नहीं 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 नहीं, मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो घातक है, इसलिए जो भी मेजॉरिटी में आएगा उसको सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलेगा, जो हारेगा वही सरकार बनाएगा। ये भी आ सकता है, इसके ऊपर आश्चर्य मत करें, इस प्रकार का कानून ला सकते हैं लोग। तो ये जो सोरोस को, यानी जो बिग डैडी है, जो शुगर डैडी है उनका, जिसका नाम है शुगर डैडी लिया सोरोस का, उसको शुगर डैडी कहने से भी लोगों के बहुत जल गई, पूंछ पर पाँव पड़ गया बुरी तरह से। तो ये जो शुगर डैडी है ये इन सबको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, पॉलिटिक्स बाई अदर मीन्स कर रहा है। बीबीसी भी उसी का कार्यक्रम है, हिंडनबर्ग भी उसी का कार्यक्रम है। अब हिंडनबर्ग में शॉर्ट सेलिंग किसने की, ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, या इन्वेस्टर्स की बात तो करने लगे। तो इसलिए भाई जो भी जयशंकर जी ने कहा है, यदि उसको लेके आपको चारों तरफ धुआं दिखाई पड़ रहा हो तो ये समझ लीजिए कि ये पंचमक्कार तत्व जो हैं, ये लेफ्ट लिबरल मार्क्सिस्ट जो हैं, इनकी सुलग रही है, इनकी तशरीफ में से जो आग निकल रही है उसी का धुआं है ये। जय हिंद, वंदे मातरम।